नमस्कार दोस्तों, स्टडी आई क्यू की प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरवा मिल्स के ऐतिहासिक संवैधानिक मामले का महत्व। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिनरवा मिल्स मामले के तथ्य। मिनरवा मिल्स बेंगलुरु के पास एक कपड़ा मिल है। क्योंकि इसका उत्पादन बहुत गिर गया, केंद्र सरकार ने 1970 में उद्योग विकास अधिनियम 1951 नामक एक कानून के तहत एक समिति की स्थापना की। तो उन्होंने जो गिरावट हुआ तो उसकी वजह से समिति की स्थापना की। समिति ने अक्टूबर 1971 में अपनी रिपोर्ट समाप्त की और सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड और को मिनरवा का नियंत्रण लेने के लिए कहा, यानी कि NTCL को मिनरवा का नियंत्रण करने के लिए लेने के लिए कहा गया। बाद में 39वें संशोधन में उन्होंने राष्ट्रीयकरण को एक विशेष सूची 9वीं सूची अनुसूची में जोड़ दिया, जिससे यह अदालतों द्वारा समीक्षा का विषय नहीं रह गया। लेकिन इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में एक बड़े कानूनी मुद्दे के बाद सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन पारित किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 31C और धारा 55 को बदल दिया। नए अनुच्छेद 31C में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में सरकार के लक्ष्यों का समर्थन करने वाले कानून सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किए जाएंगे क्योंकि वे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 में अधिकारों के खिलाफ हैं। सरल शब्दों में, देश के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों का पालन करने वाले कानून नहीं हो सकते हैं। कुछ अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत में चुनौती दी जाएगी। हालांकि यदि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता के तर्क। मिनरवा मिल्स के पिछले मालिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति नानी पालकीवाला ने तर्क दिया कि संविधान अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की संसद की शक्ति की सीमाएं होनी चाहिए। असीमित परिवर्तनों की अनुमति संसद को संविधान का मालिक बना सकती है। उन्होंने अदालत के पिछले फैसले केशवानंद भारती मामला का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संसद संविधान की बुनियादी विशेषताओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। पालखीवाला ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर कानून बनाना चाहिए, लेकिन ऐसे तरीकों से करना चाहिए जिससे मौलिक अधिकारों का हनन न हो। तो इसमें क्वेश्चन बनता है आपका, भारत का कौन सा संविधान है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच में संतुलन बनाए के रखता है? तो मिनरवा मिल्स का एक उदाहरण जो है आपका ये आता है केस में, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उन्होंने 42वें संशोधन अधिनियम के बारे में भी चिंता जताई, जो अदालतों को संसद के संशोधनों की समीक्षा करने से रोकता है, जिससे न्यायपालिका और संसद के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। पालकीवाला ने मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच असंतुलन की चेतावनी देते हुए सामंजस्य की आवश्यकता का सुझाव दिया। उन्हें डर था कि निर्देशक सिद्धांतों को बहुत अधिक महत्व देने से संविधान के अनुच्छेद 19 और 14 में दिए गए प्रमुख अधिकार खत्म हो सकते हैं। प्रतिवादी के तर्क। राज्य का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल एलन सिन्हा और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के वेणुगोपाल ने किया, जिन्होंने संशोधन के पक्ष में तर्क दिया। उनका मानना था कि संविधान का अनुच्छेद 31C इस विचार का समर्थन करता है कि निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, खासकर जब मौलिक अधिकार अनुपस्थित हैं। उन्होंने दावा किया कि मौलिक अधिकारों को कोई भी नुकसान संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करेगा। निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि संसद की शक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए, जिसमें संशोधन करने की क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अदालत को अकादमिक हित के मामलों पर निर्णय नहीं लेना चाहिए और बताया कि सरकार ऋण जुटाने के लिए राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी की मदद कर रही है। मिनरवा मिल्स मामले में मुद्दे। पहला, सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31C और अनुच्छेद 368 में किए गए बदलाव संविधान की मूल संरचना को प्रभावित
करते हैं या नहीं। दूसरे उन्हें यह भी पता लगाना था कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 5 जजों से बने सुप्रीम कोर्ट ने 4 बनाम 1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में पहला है, संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन परिवर्तन इसकी मूल संरचना के भीतर ही रहना चाहिए। दूसरा है, संविधान को बदलने की असीमित शक्ति देने से लोकतंत्र को नुकसान होगा और पूर्ण नियंत्रण वाला राज्य बनेगा। तीसरा, अनुच्छेद 368 खंड 4 की अनुमति नहीं है क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है। चौथा, अनुच्छेद 368 खंड 5 को हटा दिया गया क्योंकि इसने संशोधन की समीक्षा करने की अदालत की शक्ति को सीमित कर दिया, तो अदालत की शक्ति को सीमित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के बारे में, पहला, यदि भाग 4 और भाग 3 के विरुद्ध जाता है तो यह बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, संविधान के भाग 2 फंडामेंटल राइट्स को रद्द किए बिना भाग 4 DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हासिल किया जाना चाहिए। तीसरा, संविधान अनुच्छेद 19 और 14 में बुनियादी स्वतंत्रताएं महत्वपूर्ण हैं और इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। चौथा, अनुच्छेद 31C ने संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 को छीन लिया है, जो देश के लोगों के लिए हानिकारक है। पांचवा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मुख्य संरचना को नुकसान पहुंचाए बिना उसमें संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन बदलाव संविधान की मूल संरचना के अनुरूप होना चाहिए। तो इस तरीके से है दोस्तों, ये मिनरवा मिल्स का उदाहरण रहा, जो AIB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा दिखा कीजिए, तभी आपको नॉलेज हो पाएगी दोस्तों। पसंद आई वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।